दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें कुछ आपने संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चंस को पढ़ा था। पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहली बार अगर आपने संस्कृत भाषा को स्वीकार किया है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सीटेट हो या एमपीटेट हो या रीट हो, तो ये पेडागोजी की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 500 क्वेश्चन कराने का सोचा है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ज़रूरत हुई आपकी, तो ज़रूर कराएंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है। पार्ट नंबर 2 है ये, और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेलिस्ट बनी है संस्कृत की, जो हमने प्रीवियस ईयर में कराए थे क्वेश्चंस को, तो उससे लोगों ने 30 में 24, 25, 26, 27, 28 तक लोगों को मिले थे। ये आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो गलत जगह पे नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप भावनाओं में खो जाते हैं, फिर लाइक करना भूल जाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थः अस्ति, मतलब शिक्षण का अर्थ क्या है? लालनम, प्रेरणम, बोधनम या फिर ज्ञानस्य संक्रमणम। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? बोध करना होता है, प्रेरणा देना, या फिर लालनम, या फिर ज्ञानस्य संक्रमणम। अब यहाँ पे दो ऑप्शन तो आप काट देंगे, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्या बोध लगाएंगे आप बोधनम, या फिर ज्ञानस्य संक्रमणम लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 21 आप सबके सामने, और इस प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञानस्य संक्रमणम, अर्थात ज्ञान से जुड़ी बात कही जा रही है यहाँ पे। अगर हम इसकी पूरी व्याख्या करके आपको बताएं, तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि शिक्षण का आशय ज्ञान के संक्रमण से है। क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा की अवधारणा क्या है कि कैसे भी आपको ज्ञान मिले, डिग्री मिले, ठीक है। ज्ञान अर्जित कर अपनी जीविका चलाने का साधन माना जाता है शिक्षण को। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 है यहाँ पे। शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम यत् वर्तते, यानी शिक्षा के संदर्भ में औपचारिक संसाधन क्या है? शिक्षा के लिए समाज में औपचारिक संसाधन क्या है? समाचार पत्र द्वारा शिक्षा आप लेंगे, ग्रहम मतलब घर से, चलचित्र यानी ऑडियो वीडियो के माध्यम से। चलचित्र का मतलब ये होता है सिनेमा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। जैसे आप मूवी देखते हैं तो चलचित्र उसी को कहते हैं। विद्यालय या फिर विद्यालय के माध्यम से। तो औपचारिक, देखिए जो शिक्षा हम विद्यालय में लेते हैं, निश्चित कुछ पाठ्यक्रम होता है, कुछ कक्षाएं लगती हैं, एक निश्चित समय होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक साधन में आता है आपका विद्यालय, और अनौपचारिक में आ जाता है जैसे आप घर में कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अनौपचारिक में अन्य जितने भी साधन है वो आ जाते हैं अनौपचारिक में। औपचारिक में ऐसे साधन जिनको हम एक निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित सिलेबस के अंतर्गत कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अधिगम ग्रहण करते हैं, वो होता है औपचारिक। तो इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। भाषाया शिक्षणे यह केंद्रः भवति, भाषा शिक्षण का केंद्र क्या है निम्नलिखित में से? पुस्तक है, बालक है, श्यामपट्ट है, अध्यापक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में भी, कि आपको संस्कृत का डर अंदर से निकालना है कि हाय संस्कृत कैसे हम करेंगे, अर्थ तो हम निकाल नहीं पाते हैं, हमें ग्रामर तो आती नहीं, परेशान ना होइए। अब देखिए पुस्तक हिंदी में लिखा होता है पुस्तक, संस्कृत में क्या लिखा है? पुस्तकम। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं ना कि ये पुस्तक है, पुस्तक के बारे में ही बात कही जा रही। अगर आप इंग्लिश में यही चीज़ देखते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है? पता लगा जर्मन शब्द कोई प्रयोग किया जा रहा है, या एक ही शब्द के बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है। आप समझ नहीं पाते हैं कि उसका मतलब क्या है, मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन संस्कृत में इतनी तो आपकी आराम है, इतना आपको आराम है कि आप कम से कम अर्थ तो निकाल लेंगे कि पुस्तक कहा जा रहा है, मतलब पुस्तक के संबंध में बात कही जा रही। श्यामपट्ट हिंदी में लिखते हैं, विसर्ग लग गया, श्यामपट्टा हो गया संस्कृत में, ऐसे ही बालक हो गया। तो आप अंदर का डर निकालिए अपने, ठीक है। भाषा शिक्षण में केंद्र कौन होता है? तो बालक। बाल केंद्रित शिक्षा को हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हम बालक को केंद्र में रखते हैं, उसकी आवश्यकताओं, उसकी रुचियों को ध्यान में रख करके हम शिक्षण करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। बता दें जितने भी पहले की क्लासेज हुई हैं संस्कृत की, उनकी लिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में, ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि सहायक नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे ये हिंदी में प्रश्न हमने क्यों ले लिया। देखिए हिंदी के ही प्रश्न ट्रांसलेट करके आपसे संस्कृत में पूछा जाता है, तो अगर आपको हिंदी में ही नहीं पता होगा तो आप संस्कृत में उत्तर नहीं कर पाएंगे। मान लिया जैसे यही क्वेश्चन संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षः विधि, व्याकरणः विधि, पाठ्यपुस्तकः विधि, और यहाँ पे पूछेगा संस्कृत शिक्षणे अधोलिखित विकल्पेषु असमीचीनम,
कौन सा विकल्प संस्कृत शिक्षण के हिसाब से असमीचीन मतलब उपयुक्त नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ तो सभी लग रहे हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया नहीं जाता है। प्रत्यक्ष विधि की खास बात क्या है वो आप यहाँ पे देखिए। प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है और भाषा सिखाई जाती है। तो संस्कृत में आप बिना नियमों के ज्ञान कैसे भाषा सिखा देंगे। संस्कृत में नियम रूल जो भी होते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं संधि, उसमें भी कुछ नियम कुछ सूत्र होते हैं, ठीक है। आप समास पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ सूत्र होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अर्थात इस विधि में क्या होता है, बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान, जबकि संस्कृत में जरूरी है, इसीलिए संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास के द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है, तो संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सहायक नहीं, उतना अच्छे से नहीं होता। अगर कोई टीचर करता है तो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन उतना ये सहायक नहीं है। हम ये नहीं करें कि बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, किया जाता होगा कुछ सिचुएशन में, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं। पाठ्यपुस्तक विधि का हम प्रयोग करते हैं, व्याकरण विधि का प्रयोग करते हैं। तो आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कुछ हिंदी में ही प्रश्न है, इसलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे लास्ट में, जरूरी है करना, ठीक है। प्रश्न संख्या 33, व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का लक्षण क्या है। भाषा प्रवाह यानी व्याकरण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो व्याकरण के संबंध में जो आपको ज़्यादा सही ऑप्शन लगे वही सही होगा। व्याकरण के लक्षण मतलब व्याकरण के लक्षण के संबंध में कौन सा विकल्प ज़्यादा प्रभावशाली आपको लग रहा है, व्याकरण में किसका रोल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 में सही जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपका भाषा सिद्धांत है, क्योंकि व्याकरण का लक्षण भाषा सिद्धांत से है। व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक पद्धति से जोड़ती है जो क्रमबद्ध भाषा प्रवाह का प्रतिपादन करती है, इसलिए व्याकरण लक्षण का संबंध किससे होगा, भाषा सिद्धांतों से होगा, क्योंकि व्याकरण में भी सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा क्या है, आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा या फिर हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार भाषा कौन सी होती है, पहली भाषा, मातृभाषा या फिर प्रांतीय भाषा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रत्येक भाषाया लिपि वर्तते यत उक्तिम, यानी प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, क्या ये उक्ति, क्या ये बात सही है। अंशतः असत्य मतलब थोड़ा गलत है, असत्य मतलब गलत है, अंशतः सत्य मतलब कुछ कुछ सही है, सत्य मतलब सही है। तो भैया आप सभी जानते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। मतलब क्या है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, अर्थात ये कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम, मतलब नीचे दिए गए विकल्पों में से अधस्तनेश का मतलब यही होता है कि जो नीचे विकल्प लिखे हैं उनमें से किसने त्रिभाषा सूत्र दिया है, किसके द्वारा, भारतीय शिक्षण आयोग के द्वारा, चट्टोपाध्याय आयोग के द्वारा, कोठारी आयोग के द्वारा या फिर हंटर आयोग के द्वारा। देखिए बाल विकास का ही क्वेश्चन है कि नहीं है, आप खुद देखिए बाल विकास में ही प्रश्न पूछा गया है ये वाला, तो ट्रांसलेट करके पूछे जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिभाषा सूत्र वाला कॉन्सेप्ट जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आंसर मिलेगा आपको कोठारी आयोग के द्वारा, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन और हिंदी का है, देखते हैं। संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है किस विधि से, अनुकरण विधि से, ध्वनि साम्य विधि से, सुनो और बोलो विधि से, शुरोच्चारण विधि से। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, प्रश्न संख्या 37 से सही जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए यहाँ पे सुनो और बोलो विधि से कुछ लोग बता रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास किससे होता है, सुनो और बोलो विधि से, क्योंकि संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का वाचन हम तभी कर पाएंगे जब उसका हमने किसी भी शब्द को अगर सुना ही नहीं है तो हम उतने अच्छे से उसको नहीं बोल पाएंगे। तो पहले हम सुने होंगे अगर किसी शब्द को संस्कृत में,
ठीक है, श्रवण किए होंगे तो उसको हम और अच्छे से बोल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सुनो और बोलो विधि जो है सबसे अच्छी है। सुन करके हम भाषा को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। फिर से कुछ हिंदी के क्वेश्चंस थे, एक ही है तो कर लेते हैं, एक ही है कर लेते हैं। कहा जा रहा है बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए आवश्यक है, तो समझ सकते हैं कैसे ये प्रश्न ट्रांसलेट किया जाएगा। बालकेन श्रवण कौशलेन प्रवीणेन, ठीक है, अगर हम ग्रामेटिकल एरर को ना देखें तो ऐसे ही क्वेश्चन ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, तो बालक को श्रवण कौशल में प्रवीण बनाने के लिए क्या आवश्यक है, क्या समीचीन है। जब ट्रांसलेट होगा तो आवश्यक की वजह लिखा होगा समीचीन, अधोस्तनेश समीचीन, ऐसे लिख करके आएगा। क्वेश्चन नंबर, संस्कृत ग्रामर नहीं भी आती है तब भी आप अर्थ निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत टूटा फूटा, आप काम चल जाएगा आपका। जब कोई आपको नहीं संस्कृत पढ़ा रहा है तो आप क्या करेंगे, कुछ कुछ मदद मिल जाएगी आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। श्रवणी सामग्री बालकों के स्तर के अनुरूप प्रसंगानुकूल व रोचक हो। श्रवण कौशल में प्रवीण बनाना है तो वातावरण, ठीक है, वातावरण वाली बात सही है, लेकिन जो सामग्री है श्रवण कौशल से संबंधित वो बालकों के स्तर के अनुरूप हो। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा कक्षा 2 में है और उसको आप 12th लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो नहीं समझ पाएगा, है ना। तो रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वाक् कौशलम इति अस्य सहायन सम्यक वर्तते। वाक् कौशल के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सहायक होगा। वाक् मतलब क्या होता है, बोलना, तो बोलने के कौशल के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्थानापत्य सारणी, लिखित संभाषणाभ्यास, अभिनय गोष्ठी चिंतता चा या फिर समृद्ध वाचन सामग्री। वाक् कौशल के लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम क्या करें, अभिनय गोष्ठी चिंतता था। इसका मतलब क्या हुआ, अभिनय और गोष्ठी से क्या होता है, वाणी की कुशलता में वृद्धि होती है। आपको बेहतर बोलना सीखना है तो आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्या लिखित भाषा से संभव है कि आप बोलने लगे, अच्छा, लिखने से ही नहीं, ठीक है। समृद्ध वाचन सामग्री हो, सिर्फ वाचन सामग्री हो, अच्छे हो, और आपने कभी बोला ना हो कहीं गोष्ठी वगैरह में, संगोष्ठी में, तो आप बोल पाएंगे नहीं। वर्धते मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन सा है अगर आपको विकास करना है वाक् कौशल में, तो वो होगा आपका अभिनव, यानी अभिनय और गोष्ठी से वाणी की कुशलता में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रयास करते हैं कुछ कुछ चीज़ें हम आपको समझा पाए, नहीं समझा पा रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, जितना है जानकारी वही हम आप तक बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। और हाँ, जो लोग कमेंट करते हैं इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, प्रीवियस ईयर कराइए, ये कराइए, वो कराइए, तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, लेकिन एक अच्छे तरीके से। प्लीज़ डीमोटिवेट मत करिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं आ रहा है अगर आपको अपने हिसाब से पढ़ना है तो फिर बताइएगा, फिर हम संस्कृत पे क्यों इतना वर्क करेंगे, अदर सब्जेक्ट भी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सारे कमेंट पॉजिटिव देखे, हमें अच्छा लगा तभी ये वीडियो आ रहा है। एक दो कमेंट ऐसे हैं कि सर प्रीवियस ईयर कराइए, ये कराइए, वो कराइए, इतने आसान प्रश्न नहीं आते, इतने छोटे नहीं आते, पता नहीं क्या क्या। तो प्लीज़ जितना करा रहे हैं खुशी से करा रहे हैं, बेहतर कराने का प्रयास करेंगे। रही बात प्रीवियस ईयर की, तो हमने आपको बताया है 500 क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, उससे भी ज़्यादा। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे, इसी में आपका प्रीवियस ईयर इंक्लूड है, इसी में आपका प्रीवियस ईयर इंक्लूड है। क्योंकि संस्कृत की अगर हम बात करें तो 2011 से सीटेट हुआ है, लगभग 14 या 15 पेपर, डबल भी अगर हम मान लें तो 20 पेपर होंगे। 20 पेपर के हिसाब से अगर हम मान लें 15 ही क्वेश्चन तो आते हैं पेडागोजी के, तो 15 दूनी कितने हुए, 300 प्रश्न हुए ना। और हमने आपको 500 क्वेश्चंस कराने के लिए बोला है, तो आप परेशान ना होइए, बस वीडियोस को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 40, कविता पठनस्य उद्देश्यमस्ति, यानी कविता पठन का उद्देश्य क्या है। अनुभूतीनाम विचारणाम च बोधा, धारा प्रवाहस्य शुद्धतायाम च विकासा, कवितायाम कंठस्थीकरणम उच्चारण विकासम। कविता पठन, कविता पाठ करते हैं तो उसका क्या उच्चारण विकास करने से संबंधित होगा, नहीं भाई। कविता आप इसलिए पढ़ते हैं जिससे आपको क्या हो, आनंद आए, मजा आए, है ना, अनुभूति हो, विचारों की अनुभूति हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाव विभाव, संचारी भाव का उद्वेलित होना, ठीक है, ये सभी कविता पठन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कविता पठन का उद्देश्य अनुभूतों और विचारों के उद्देश्य से है, धारा प्रवाह से नहीं है, कविता कंठस्थ करने से नहीं है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, फिर से हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक ही है। कहा जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होगी, केवल लिखित, केवल मौखिक, शास्त्रार्थ या फिर लिखित और मौखिक दोनों। बात की जा रही उच्च प्राथमिक स्तर की, यानी 6 to 8 की। अब कुछ लोग कहते हैं पेपर 2 के लिए कराइए क्वेश्चन,
तो पेपर 2 में कुछ अलग से थोड़ी हो जाएगा, संस्कृत तो वही रहेगी, बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। तो बीच बीच में आपको क्वेश्चंस यहाँ पे उच्च प्राथमिक वाले भी मिलेंगे। आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है, समझना है कि कैसे हम सही ऑप्शन पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 41 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे, लिखित और मौखिक दोनों, आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, व्याकरण बोधनस्य उपयोगा, व्याकरण बोधनस्य उपयोगा मतलब व्याकरण के बोध, व्याकरण बोध मतलब व्याकरण के पढ़ने के संबंध में कौन सा विकल्प ज़्यादा सही है, ठीक है, यानी व्याकरण के ज्ञान का उपयोग, ठीक है, कैसे हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। निर्लग्न भाषण शक्ति विवर्धनम, साक्षरता विवर्धनम, संख्या वृद्धि या फिर यथार्थ विवर्धनम। सही जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन नंबर डी। क्यों, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान का उपयोग शुद्धता है, शुद्धता मतलब यथार्थता, ऑप्शन में क्या है, यथार्थता, ठीक है, यथार्थता में वृद्धि करता है। व्याकरण के द्वारा ही शब्दों का शुद्ध और परिमार्जित ज्ञान की प्राप्त होती है, इसलिए व्याकरण जो है यथार्थता की वृद्धि करता है। व्याकरण का बोध होना जरूरी है, जिससे हम क्या है, वास्तविक, यथार्थ मतलब क्या है, वास्तविक चीज़ों को हम समझ पाते हैं, उसमें हम अच्छा कर पाते हैं। तो 42 का आंसर मिलेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पे, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा डैश विकासार्थम अति महत्वपूर्णम अस्ति। अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा का मतलब पहले समझिए आप। अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा का मतलब होता है आंतरिक विशिष्ट ज्ञान। आंतरिक विशिष्ट ज्ञान का विकास निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा संभव होगा, बताइए। काव्य शास्त्र पठनम यानी काव्य शास्त्र को पढ़ करके, अन्य भाषा लिखित साहित्यम पठनम यानी अन्य भाषा के लिखित साहित्य को पढ़ करके, परस्परम विचार विमर्शम यानी परस्पर विचार विमर्श करके, नूतन विषयान अधिकृत निबंध लेखनम यानी नए विषयों पर निबंध लिख करके। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, पूरी एनर्जी के साथ आप लोग जुड़े हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो भी संस्कृत से पढ़ रहे हैं सीटेट एमपीटेट रीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब मिलेगा 43वें प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल सही, ट्रिक आपकी काम कर रही, विचार विमर्श वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा प्रभावशाली है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाकी के क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है काव्य शास्त्र, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, काव्य शास्त्र पठनम, तो काव्य शास्त्र के पठन से क्या होगा, रसों या भावों का उद्गम होगा, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा का नहीं होगा काव्य शास्त्र, इसलिए ये गलत हो गया। अन्य भाषा कहा जा रहा है कि अन्य भाषाओं में जो साहित्य लिखे हैं उनसे, तो उनसे क्या होगा, इसके आंतरिक बोध तथा समाज के विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा, भाषा ज्ञान की प्राप्त होगी। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्वैयक्तिक प्रज्ञा यानी आंतरिक विशिष्ट ज्ञान कैसे संभव है कि परस्पर विचार विमर्श किया जाए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, यदा छात्रा व्याकरण अध्ययनस्य भाषा स्वरूपस्य च मध्ये संबंधम प्रदर्शयन्ति तदा के किम दर्शयन्ति। क्वेश्चन नंबर 44 नहीं समझ पा रहे होंगे आप, पूछना क्या चाह रहा है, चलिए पहले हम बताते हैं आपको। कहा जा रहा है यदा छात्रा व्याकरण अध्ययन यानी जब छात्र व्याकरण अध्ययन के, यदा मतलब जब, छात्रा व्याकरण अध्ययन यानी व्याकरण अध्ययन के, भाषा स्वरूपस्य यानी भाषा स्वरूप के, च मध्य संबंधम प्रदर्शयन्ति मतलब भाषा स्वरूप के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, तब वो क्या दिखाता है, तदा ते किम दर्शयन्ति तब वो क्या प्रदर्शित करता है। संप्रेषणोद्देश्यम विकास प्रक्रिया चाहे संप्रेषण उद्देश्य विकास प्रक्रिया, व्याकरण अध्ययनम अत्यधिकम महत्वपूर्ण यानी व्याकरण अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, संप्रेषणार्थम व्याकरण ज्ञानम अनिवार्यम यानी संप्रेषण और व्याकरण ज्ञान अनिवार्य है, लेखन शैली व्याकरण ज्ञानेन प्रभाविता भवति यानी लेखन शैली और व्याकरण ज्ञान को प्रभावित करती है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बताइए, पहला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि जब छात्र व्याकरण अध्ययन के भाषा और स्वरूप के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है, इसका मतलब ये है कि वो संप्रेषण उद्देश्य और विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45, अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः लेखन कार्यम अत्यंतम जटिल कार्यम अतः अस्मिन् संदर्भे अध्यापकः अध्यापिका भी प्रथमम कुत्र अवधानम दातव्यम। क्वेश्चन नंबर 45 आप सबके सामने सही जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, बड़ा सा ऑप्शन है। ट्रिक में भी हमने आपको बताया है कि जब कुछ ना समझ में आए तो आप बड़ा ऑप्शन लगा दीजिएगा। 100 में अगर आप 100 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो 90 क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि बड़ा ऑप्शन सही हो, 10 क्वेश्चन ऐसा होता है कि कुछ और आंसर हो। तो अभी तक अगर आपने ट्रिकी वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी आपको इस चैनल पे अपलोड होगा नया वीडियो। पुराना वीडियो अगर आपको देखना है ट्रिकी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आप सबके सामने पूछा आपसे जा रहा था कि अनेक छात्रों के लिए
लेखन कार्य, मतलब अनेक छात्रों के लिए लेखन कार्य क्या होता है, जटिल होता है, कठिन होता है। लिखने का कार्य क्या होता है, कठिन होता है। अतः अस्मिन् संदर्भे अध्यापकः अध्यापिका प्रथमं कुत्र अवधानम दातव्यम, मतलब छात्रों के लिए लिखने की जो प्रक्रिया, भाई छोटा से अनार लिखना होता है बच्चे को, तो हम ऐसे बिंदी खींचते हैं फिर बताते हैं ऐसे ऐसे मिलाओ, तो कठिन होता है। इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, रुचि वर्धनाय सरल कार्य प्रति, यानी रुचि वर्धन के लिए सरल कार्य दिए जाएं। स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास संदर्भे आवश्यक व्याकरण तत्व अभ्यासम प्रति, या फिर व्याकरण से संबंधित अभ्यास कराया जाए तो ये कम प्रभावशाली हो गया। आत्मविश्वासम उत्पादितुम लक्ष्य भाषाएं मातृभाषाम प्रयोगम प्रति। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे आंसर तो हमने सी आपको बता दिया है। देखिए, अनेक छात्रों के लिए लेखन कार्य अत्यंत जटिल होता है। संदर्भ में अध्यापक को क्या करना चाहिए, वो छात्रों को स्पष्ट संप्रेषण क्षमता के विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण तत्वों का विश्वास कराए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, आत्मविश्वासम उत्पादितम लक्ष्य भाषा मात्र। देखिए, लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पे नहीं उतना प्रभावशाली होगा। आंसर मिलेगा आपको बी ऑप्शन, मेरे हिसाब से तो ही होगा। अगर आपको डी लग रहा है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप स्पष्ट संप्रेषण क्षमता के विकास में संबंध करेंगे बोलने की क्षमता, या फिर आप आत्मविश्वासम, मातृभाषा वाला यहाँ जो शब्द है थोड़ा सा पॉजिटिव ले जा रहा है, लेकिन लक्ष्य भाषा की बात कही जा रही। देखिएगा इसको, अगर हमें मिलेगा इसका कोई प्रूफ तो हम इसको कराएंगे फिर से। फिलहाल के लिए इसका बी ऑप्शन ज़्यादा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। निम्नलिखितानु अनुच्छेदस्य आकलनार्थम प्रथमम सोपानम किम। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आकलन का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए। ये वैसे तो अनुच्छेद से प्रश्न है, लेकिन अनुच्छेद यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही आप बताइए। ठीक है, अगर किसी भी अनुच्छेद का, नहीं सही है, लिखित कोई अनुच्छेद दिया है, मान लिया प्रश्न आपसे पूछा है कोई अनुच्छेद दिया है, उसका अगर आपको आकलन करना है कैसे करेंगे, शब्द समृद्धि से करेंगे, व्याकरण से करेंगे, शब्द सीमा, या फिर सबसे ज़्यादा आप क्या देखेंगे आकलन करते समय, तो आप ये देखेंगे कि विचारों की अभिव्यक्ति हुई है कि नहीं हुई है, विषय वस्तु में विचारों की अभिव्यक्ति हुई है कि नहीं हुई है। ये ज़्यादा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, मानवस्य विचाराणानां प्रभावी संप्रेषणस्य लिखित मौखिक रूपेण च मध्ये परस्परम संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किम। क्वेश्चन नंबर 47 नहीं समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। कहा जा रहा है मानवस्य विचारणम प्रभावी, यानी मनुष्य के विचार से प्रभावी, संप्रेषणम मतलब संप्रेषण। आगे कहा जा रहा है ब्रैकेट में लिखित मौखिक रूपेण, यानी लिखित और मौखिक रूप से। फिर कहा जा रहा है च मध्य परस्परम, यानी के बीच परस्पर। फिर कहा जा रहा है संबंधश, यानी संबंध। फिर है आधारभूतम अथवा, आधारभूत अथवा। बिल्कुल एज इट इज हम आपको बता रहे हैं कि एक शब्द का कुछ चीज़ों के मतलब नहीं पता होते, वहाँ पे दिक्कत आती है। इसका कहीं ढूंढेंगे, अगर हम गूगल भी करेंगे, किसी से पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाएगा, इसलिए कहीं कहीं पे दिक्कत आती है। तो कहा जा रहा है प्रमुख तत्व क्या है इसका। ठीक है, प्रमुख तत्व क्या है, मनुष्य के विचार से प्रभावी संप्रेषण के बीच परस्पर संबंध का आधारभूत या प्रमुख तत्व क्या है, तो व्याकरणात्मक संरचना। अर्थात व्याकरणात्मक संरचना जो है ये मेन जो है रोल होता है व्याकरण का संस्कृत में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा 48वां प्रश्न, अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकासे तनेन अभिप्राय अस्ति। क्वेश्चन नंबर 48 समझ गए होंगे आप। अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास होता है, इसका अभिप्राय क्या है, तनेन अभिप्राय अस्ति, इसका अभिप्राय क्या है। व्याकरणात्मक संरचना, व्याकरणात्मकी संरचना, या फिर शंका निवारणे शिक्षके सह वार्ता पाठ्यक्रमस्य च स्पष्टीकरणम। सी ऑप्शन है शब्दार्थ प्रयोगान च ज्ञातुम शब्दकोशस्य उपयोगा, या फिर अवबोधनार्थम सूचनाया आदानम प्रदानम च स्पष्टीकरणम पुनर्रचना च। क्वेश्चन नंबर 48 सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे अवबोधनार्थम सूचनाया आदानम प्रदानम च स्पष्टीकरणम पुनर्रचना च। अर्थ ज्ञान द्वारा क्या होता है, संप्रेषण क्षमता का विकास होता है, इससे अवबोधन, सूचना के आदान प्रदान, स्पष्टीकरण और पुनर्रचना का विकास होता है अर्थ ज्ञान के द्वारा। भाई किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसकी व्याकरण तो हम यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हम उसको अर्थ को भी समझ पाएँ, सूचना का आदान प्रदान कर पाएँ, स्पष्ट रूप से उसको समझ पाएँ हम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा। तो अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमने हिंदी वाले स्किप किए थे, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत वाले कराएंगे। हिंदी वाले भी प्रश्न समझ लीजिए, जब आप इतनी दूर तक इतना वीडियो देख ही डाले हैं तो उसको भी देख लीजिए, हो सकता है यही प्रश्न ट्रांसलेट करके आपसे फिर से पूछ लिए जाएं, और नहीं भी अगर पूछे जाते हैं तो ये आपको अदर सब्जेक्ट की पैडागॉजी में हेल्प करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोगों ने जो प्रश्न स्किप किया था
ये वाला प्रश्न यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। कहा जा रहा है अनुवाद विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी होती है, क्यों? अनुवाद विधि का क्या फायदा होता है? विषय का ज्ञान सुगमता से हो जाता है, बिल्कुल ठीक। ज्ञान से अज्ञात, सरल से कठिन आदि शिक्षण सूत्र के सिद्धांतों का अनुसरण होता है, बिल्कुल। अनुवाद द्वारा वाक्य रचना ठीक से समझी जा सकती है, अब सबसे बेहतर ऑप्शन है। और लास्ट कहा जा रहा है इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर है 25 आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी जितने लोग देख रहे हैं, जैसे 4000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 4000 लाइक होने चाहिए ना। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिए, नहीं पसंद आ रहा है तो बगल में एक और ऑप्शन होता है ना ऐसे डिसलाइक वाला, उसको करिएगा, ठीक है। कोई कहता नहीं होगा आपसे, यूट्यूबर, कोई क्रिएटर, कोई क्लास वाला कहता नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक है, प्लीज़ इतना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अनुवाद विधि की बात कही जा रही है सिर्फ और सिर्फ, भाई ट्रांसलेशन मेथड हम इसको कह सकते हैं। इससे क्या होता है? तो ट्रांसलेट विधि में क्या होता है? विषय का ज्ञान सुगमता से हो जाता है, ठीक है। विषय का ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, ठीक है। तो यहाँ पे तो सभी ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। 25 के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको सशक्त विधि भी कहते हैं, इनमें से सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत में कथा कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए कहानी के बारे में हमने आपको क्या बताया था, जैसे ही कहानी मिले वैसे ही लगा देना कल्पना शक्ति, लेकिन जब प्रश्न सकारात्मक हो, यहाँ पे क्या लिखा, उद्देश्य नहीं है, तो कल्पना शक्ति वाला तो सही हो जाएगा, अर्थात ये इसका उत्तर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर आएगा, छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से परिचित कराना, ये कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी कल्पना शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, बिल्कुल सही है तीनों बात। लेकिन बी ऑप्शन जो है ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि संस्कृत शिक्षण की एक विधि है जिसको हम कहते हैं कहानी शिक्षण, जो ये उद्देशित करती है कि कहानी शिक्षण से बच्चों में यानी छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास हो, सोचने की क्षमता का विकास हो, तर्क शक्ति का विकास हो और चरित्र निर्माण हो। यहाँ पे छात्रों को संस्कृत ध्वनि विज्ञान से जो परिचित कराने की बात दूसरे ऑप्शन में कही जा रही है, ये इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। ये उद्देश्य जो है सामान्यतः ध्वनि विज्ञान को संक्षिप्त करता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न आपको सीटेट की संस्कृत में भी ट्रांसलेट करके पूछा जा सकता है, अधोलिखितेषु निम्नलिखितेषु विकल्पेषु, ठीक है, ऐसे ट्रांसलेट करके पूछ सकता है। पहले नियम बताकर उदाहरण दिया जाता है किस विधि में? अब ये क्वेश्चन जो है आपको हिंदी पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, संस्कृत में तो करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 27, नियम से उदाहरण की ओर हम चलते हैं निगमन में, नि से नियम, नि से निगमन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हितोपदेश का संबंध किस विधि से? ये थोड़ा सा साहित्य से प्रश्न है, तो ये नारायण पंडित की रचना है, नोट कर लीजिएगा जो लोग अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट वगैरह की, और आगे करेंगे ही आप लोग, ठीक है। ये है क्या है? ये कहानी कथन का निरूपण इसमें किया गया है। पंडित नारायण जिन्होंने पंचतंत्र और अन्य नीति के ग्रंथों को लिखा है, उनकी मदद से हितोपदेश नामक इस ग्रंथ का भी सृजन किया है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत का एक अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है किस विधि में? एक एक शब्द, जैसे आप कुछ पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, किसमें? प्रत्यक्ष विधि में नहीं। किस विधि में करेंगे आप? मूल्यांकन विधि में नहीं, व्याख्या विधि में। जब आप किसी भी टॉपिक की व्याख्या कर रहे होते हैं, जैसे हम आपको ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, संस्कृत वाला, बताते हैं इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसको हम किस में करते हैं? जब हम व्याख्या दे रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाए बाद में नियम, ये शिक्षण सूत्र कौन सा है? पहले उदाहरण फिर नियम। तो अभी आपने पढ़ा नियम से उदाहरण, निगमन, उदाहरण से नियम क्या हो जाएगा? आगमन विधि। अब आगमन विधि से संबंधित शिक्षण सूत्र यहाँ पे कौन सा लिखा है? वो लिखा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात विशेष से सामान्य की ओर। आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर बी। एक कुशल संस्कृत अध्यापक को सर्वाधिक अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, सर्वप्रथम शिक्षण योजना बनानी चाहिए, कक्षा में प्रवचन करना चाहिए। सभी बातें सही हैं। सबसे ज़्यादा आप किस पे बल देंगे? अगर टीचर हैं आप संस्कृत के, तो आप क्या करेंगे कि लेसन प्लान बनाएं, शिक्षण योजना बनाएं, उसके बाद ही आप पढ़ाएं अच्छे से। प्राथमिकता आप किसको देंगे? ऑप्शन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, भाषा शिक्षण की अभिनव विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, हरबटी शिक्षण विधि या फिर व्याख्या विधि? क्वेश्चन नंबर 32, भाषा शिक्षण की अभिनव विधि। सही जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए भाषा प्रयोगशाला विधि, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हो चुका है। आगे के क्वेश्चंस को आपने कर लिया है। यहाँ पे ट्रिकी वीडियो आपको दिख रहा होगा, उसको आप
क्लिक करके देखें ऊपर आई बटन में,